हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। आपकी कोई भी परीक्षा होती है, चाहे वह यूपीएससी के ले लीजिए या फिर आप पुलिस, एसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उस परीक्षा में समितियां, किसी भी विषय से संबंधित समितियों के बारे में एक प्रश्न जरूर आता है। कमेटी, समिति या कमेटी, इससे संबंधित प्रश्न आना ही आना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक नोट्स को देखा और यह नोट्स बहुत अच्छा है। और कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस संस्थान का यहाँ पे। तो उस संस्थान का ये नोट्स है और बहुत शानदार नोट्स है। आजादी से लेकर आज तक जो भी महत्वपूर्ण समितियां हैं, उन सारी समितियों के बारे में यहाँ पे बहुत शानदार नोट्स तैयार किया गया है। यकीन मानिए, आप चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, इसमें जितनी भी समितियों का चर्चा है, इससे बाहर कभी पूछा ही नहीं जा गया है आज तक और ना कभी पूछा जाने वाला है। तो चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पीके मोहंती समिति, जून 2020 में इसका गठन किया गया, स्थापना हुआ और 30 सितंबर 2020 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों और विनियमों की समीक्षा करने और उपयुक्त मानदंडों का सुझाव देने के लिए यह समिति का गठन किया गया था। तो आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे, दो तरह के प्रश्न यहां पर बनेंगे। क्या बनेगा? एक एक तो यह समिति किससे संबंधित है? ज्यादातर आपसे राज्य लोक सेवा आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग में और जो बी ग्रेड की नौकरी होती है, उन सब में ये इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि यह समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन अन्य परीक्षाओं की अगर बात करें तो वनडे एग्जाम्स में कब इसकी स्थापना की गई थी या कब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यह पूछा जा सकता है। अगली समिति है अरुण गोयल समिति। 2020 में इसकी स्थापना हुई। रिपोर्ट इन्होंने कब जमा किया, इसकी जानकारी नहीं है। इनके विषय के बारे में अगर बात करें तो भारत के पूंजीगत समान क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने में, उनकी सहायता करने में कुछ बातों के लिए इसका गठन किया गया था। मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी एमडीएसी की अध्यक्षता माधवी पुरी बुच ने की। 2020 में इस कमेटी की स्थापना की गई थी। इनका क्या काम था? प्रतिभूति बाजार जो सिक्योरिटी मार्केट है, डेटा तक पहुंच के लिए उपयुक्त नीति की सिफारिश करने के लिए, खंडवार डेटा परिधि, डेटा आवश्यकताओं और अंतराल की पहचान करना, डेटा गोपनीयता की सिफारिश करना, बाजार डेटा पर लागू डेटा एक्सेस विनियमों की सिफारिश करना इत्यादि इनका काम था। कारपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा की अध्यक्षता में कंपनी कानून समिति सीएलसी समिति 18 सितंबर 2019 को गठन किया गया। 14 नवंबर 2019 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी। यह 2019 में कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और अन्य संबंधित मामलों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों मुद्दों पर सरकार की जांच करने और सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी कानून समिति सीएलसी ने सिफारिश की है कि एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी जो है कंपनियां होती हैं, अधिनियम के तहत 12 अपराधों को अपराध से मुक्त किया जाए। यानी कि कंपनी से संबंधित, उनके क्रियान्वयन से संबंधित 12 प्रकार के जो अपराध हैं, उनको अपराध मुक्त किया जाए। एलएलपी को सीमित देयता भागीदारी, इसी को बोला है सीमित देयता भागीदारी, फर्मों के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार के उद्देश्य से धन जुटाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो एलएलपी होती हैं, जो लिमिटेड लायबिलिटी जो है प्राइवेट कंपनियां होती हैं, पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। तो इसमें यह होता है कि कंपनी को अगर विभिन्न प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगे होंगे, बहुत ज्यादा टफ नियम कानून बने होंगे, तो उससे क्या होता है, कंपनी के या किसी एंटरप्रेन्योर के आगे बढ़ने की संभावना थोड़ा कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जितना ज्यादा लिबरल रूल्स होंगे, उतनी आसानी से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, नए नए उद्यमी सामने आएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारी आर्थिक प्रक्रियाएं चलेंगी। इसलिए इस प्रकार की समिति का गठन
किया गया था। एनसीडी जारी की अनुमति दी गई, एनसीडी जारी करने की अनुमति दी गई। समय पर फाइलिंग से संबंधित कई अपराध हों जिसमें एलएलपी की साझेदारी की स्थिति में बदलाव पर वार्षिक रिपोर्ट और फाइलिंग शामिल है, धोखाधड़ी संबंधित नहीं है, को गैर अपराधीकरण के लिए अनुशंसित किया गया। मतलब इस प्रकार के अगर कोई कंपनी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं तो इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, यह इस कंपनी का जो है सुझाव था। साइबर सुरक्षा पर भारत के मुख्य समन्वयक राजेश पंत समिति, किस पर? साइबर सुरक्षा पर सितंबर 2020 में, नवंबर 2020 में इन्होंने रिपोर्ट, सितंबर 2020 में गठित की गई और नवंबर 2020 में इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। यह जिनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा डिजिटल निगरानी के निहितार्थ का मूल्यांकन करेगा और कानून के किसी भी उल्लंघन का आकलन करेगा। पहले साइबर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, साइबर सुरक्षा प्रमुख गुलशन राय थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जो कि सेवानिवृत्त हैं, इनको इसीलिए बनाया गया है इसका अध्यक्ष। राजीव महर्षि समिति, सितंबर 2020 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और ब्याज की माफी और कोविड-19 संबंधित स्थगन की वित्तीय स्थिरता को मापने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए सुझाव देगा। केवी कामत समिति 7 अगस्त 2020 को गठित की गई, 4 सितंबर 2020 को रिपोर्ट इन्होंने दे दी। ऋण पुनर्गठन के लिए यानी कि लोन रिस्ट्रक्चर के लिए मानदंड निर्धारित करना, एक निर्दिष्ट सीमा के ऊपर के करदाताओं उधारदाताओं के खातों के लिए समाधान योजना की प्रक्रिया सत्यापन करने के लिए। इसने उधारकर्ताओं पर प्रभाव की गंभीरता के आधार पर तनावग्रस्त यानी कि जो एनपीए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट खातों के पुनर्गठन के लिए श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण की सिफारिश की। बैंक समिति की सिफारिश के अनुसार खातों को हल्के, मध्यम और गंभीर में वर्गीकृत किया गया। जैसे बैंक के द्वारा जो लोन दिया जाता है, अगर 90 दिनों के अंदर उसकी कोई रिटर्न नहीं आती तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। डी बी फाटक की अध्यक्षता में, क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति, 23 सितंबर 2019 को गठन किया गया। रिपोर्ट इन्होंने कब दिया इसकी जानकारी नहीं है, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया, किसके लिए, ये ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में देखते हैं। डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए भारत में क्यूआर कोड, आप लोग जाते हैं ना दुकान पे, एक इस तरह का क्यूआर कोड रखा रहता है, उस पर पॉइंट पॉइंट इस तरह बने हुए होते हैं, स्कैन करते हैं, आप पे कर देते हैं, तो यही क्यूआर कोड की जांच के लिए। ठीक है, कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा के लिए रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को उपभोक्ताओं के बीच क्यूआर कोड लेनदेन के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। सुरेश माथुर की अध्यक्षता में महामारी जोखिम पूल पर समिति, 2020 में जुलाई 2020 में गठन किया गया। IRDAI यह जो है जीवन बीमा और नियामक और संबंधित को नियामकीय एजेंसी है। अपनी कार्य समिति की सिफारिश पर विचार किया गया कि वह कोविड-19 महामारी में उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को दूर करें और भविष्य में इसी तरह के संकट की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करें। इंजेति श्रीनिवास समिति अक्टूबर 2018 में गठित किया गया। अगस्त 2019 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी। सचिव कारपोरेट कार्य श्री इंजेति श्रीनिवास ने नई दिल्ली में कारपोरेट सामाजिक दायित्व, जिसे CSIR बोला जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसको बोला जाता है, पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को सौंपा। कर सुधारों पर राजा चलैया समिति 1991 अगस्त 1991 में गठित की गई। समिति की अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर 1991 में सरकार को प्रस्तुत किया गया और अंतिम रिपोर्ट भाग 1 अगस्त 1992 में प्रस्तुत किया गया था। इसके बारे में डिटेल देखें। देश के तत्कालीन कर ढांचे की जांच करना और उसमें उचित बदलाव का सुझाव देना, इसलिए चलैया समिति। और ध्यान रखिएगा 2-3 चीजें हमेशा याद रखिए कि वो समिति जरूर इंपॉर्टेंट होती। पहला, गरीबी पर अगर कोई समिति बनाई गई है। दूसरा, अगर बैंकिंग पर कोई समिति बनाई गई है। तीसरा, एग्रीकल्चर पे अगर कोई समिति बनाई गई है। और चौथा, कर पे अगर कोई टैक्स पे कोई समिति बनाई गई है। यह समिति बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। अगर इस 4 कैटेगरी में कोई समिति है तो आपके लिए तैयार रहना चाहिए।
इसकी सिफारिशों में कर की दर कम करना और न्यूनतम दर और अधिकतम सीमांत दर उच्चतम स्लैब की दर के बीच फैलाव को कम करना, दोहरे कराधान से बचना, घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच कारपोरेट कर की दर के अंतर को कम करना, पूंजीगत लाभ कर को युक्तिसंगत बनाना, संपत्ति कर का युक्तिकरण, कर कम करना आदि शामिल है। माइक्रो फाइनेंस पर मालेगाम समिति, ध्यान रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस पर 15 अक्टूबर 2010 को गठित किया गया। जनवरी 2011 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा माइक्रो फाइनेंस करने वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के विनिमय के उद्देश्य से माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की परिभाषा की समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें बनाने के लिए 2010 में स्थापित किया गया था। कस्तूरी रंगन समिति, जून 2017 में मई 2019 में रिपोर्ट दिया इन्होंने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया मसौदा, कौन? कस्तूरी रंगन समिति। ध्यान रखिएगा, जब हम बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी की करते हैं, नैप की, तो यह समिति चर्चा में रहती है, इसलिए जरूरी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया। अगला है टीआरपी रेटिंग पर शशि एस वेम्पति समिति। शशि एस वेम्पति समिति नवंबर 2020 में गठित किया गया। जनवरी 2021 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए 4 नवंबर 2020 को एक समिति का गठन किया गया। शशि एस वेम्पति की अध्यक्षता में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा एमएस अनंत समिति अक्टूबर 2020 में गठित की गई। कब रिपोर्ट दिया कोई जानकारी नहीं है। प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल तैयार करने हेतु पराली जलाने से रोकने के लिए वन मैन समिति जस्टिस मदन बी लोकूर की अध्यक्षता में, वन मैन, ध्यान रखिएगा, नाम से थोड़ा सा लग रहा है इसलिए पूछा जा सकता है, वन मैन। अक्टूबर 2020 में समिति की गठन किया गया। एक केवल अकेले सदस्य इसमें ये थे, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में थी, सदस्य भी यही थे। मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाना, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का एक स्रोत माना जा रहा है। प्रदीप शाह समिति अगस्त 2020 में, नवंबर 2020 में रिपोर्ट दे दिया इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकसित करना। जीके पिल्लई समिति जुलाई 2020 में निर्यातकों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अधिकतम दरें तय करना। राजेश वर्मा की अध्यक्षता में व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति 2018 में गठित किया गया। अगस्त 2020 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी। सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नए बीआरआर प्रारूप विकसित करना और राजेश वर्मा की अध्यक्षता में इसे किया गया। अभिजीत सेन समिति 2 मार्च 2007 को गठित किया गया। 29 अप्रैल 2018 को, देखिए एक चीज थोड़ा सा आप अंतर यहां देखते चलिएगा, जितनी समितियों का गठन 2018, 2019, 2020 में किया गया, उनकी अधिकतम अवधि आप देखेंगे 6 महीने, साल भर, लगभग इतना ही रहा। लेकिन यहां एक देखिए 2007 में गठित किया गया और इन्होंने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 2018 में। लंबी अवधि में खाद्य नीति तैयार करना। सुखमय चक्रवर्ती समिति दिसंबर 1982 में गठित किया गया। अप्रैल 1985 में इन्होंने रिपोर्ट दिया। मौद्रिक नीति से संबंधित थी सुखमय चक्रवर्ती। ऐसी समितियां पूछी जाती हैं, भले ही वो आजादी के समय गठित की गई है, आजादी के जस्ट बाद पूछी जाती हैं। जे ईरानी समिति दिसंबर 2004 में गठित किया गया। 5 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी। कंपनी कानून, नए कंपनी अधिनियम के गठन संबंधित। केलकर समिति केंद्रीय बजट 2015 के दौरान गठित किया गया और नवंबर 2015 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी। भारत में पीपीपी का आकलन और कर संरचना सुधार के लिए गठित की गई। खुसरो समिति 1986 में गठित की गई। अगस्त 1989 में रिपोर्ट दे दिया इन्होंने। कृषि ऋण प्रणाली पर इन्होंने जो है रिपोर्ट दिया। सरकारिया आयोग 1983 में गठित किया गया। 88 में इन्होंने रिपोर्ट दिया। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्ति संतुलन के लिए इनका गठन किया गया था। राज्यपाल से संबंधित जो विवाद आ रहा है ना, आजकल उठ रहा है, आपने देखा होगा खबरों में, तो इन्होंने उसके संदर्भ में भी अपनी कुछ जानकारियां दी है। लोढ़ा समिति जनवरी 2015 में जनवरी 2016 तक में रिपोर्ट दे दिया इन्होंने, भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए। उसके अलावा विवेक देबराय समिति सितंबर 2014 में गठन किया गया। जून 2015 में रिपोर्ट दे दिया रेलवे का पुनर्गठन करने के लिए। न्यायमूर्ति एम बी शाह समिति नवंबर 2010 में गठित किया गया और कब रिपोर्ट दिया इन्होंने पता नहीं। भारत सरकार ने श्री न्यायमूर्ति एम बी शाह जांच आयोग का गठन लौह अयस्क और मैग्नीज के अवैध खनन के लिए किया था। न्यायमूर्ति ए बी शाह समिति
27 मई 2014 को गठित किया गया काले धन के लिए, ब्लैक मनी के लिए। दीपक पारेख समिति नवंबर 2010 में, रिपोर्ट की जानकारी नहीं कब दिया इन्होंने, पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण के लिए। हनुमंत राव समिति 1984 में उर्वरकों के लिए किया गया गठन इनका। जानकी रमन समिति अप्रैल 1992 में गठन किया गया। जानकी रमन समिति की स्थापना अप्रैल 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के लेन देन में हुई अनियमितताओं की पहचान करने के लिए की गई थी। कोठारी आयोग समिति 14 जुलाई 1964 को गठन किया गया। 29 जुलाई 1966 को इस रिपोर्ट सौंपा इन्होंने, भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए। एन बोहरा समिति गठन कब किया गया पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में दिया था। राजनीति के अपराधीकरण की समस्या और भारत में अपराधियों, राजनेताओं, नौकरशाहों के बीच गठजोड़ का अध्ययन किया। पुंछी समिति अप्रैल 2007 में गठित किया गया, मार्च 2010 में रिपोर्ट दे दिया। केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। दंतेवाला समिति 1977 में गठित, 1978 में रिपोर्ट दे दिया, बेरोजगारी आकलन से संबंधित। गायपोरिया समिति 1990 में गठन, 1991 में रिपोर्ट दे दिया, बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित। एनके सिंह समिति मई 2016 में, एनके सिंह समिति मई 2016 में एफबीआरएम एक्ट की समीक्षा के लिए आरबीआई से संबंधित। गोस्वामी समिति 1990 में चुनाव सुधार से संबंधित। मीरा सेठ समिति 1997 में रिपोर्ट दिया इन्होंने, हथकरघा उद्योग के प्रोत्साहन से संबंधित। नानावती आयोग 2000 में गठित, 2009 में पहली रिपोर्ट, 2014 में आखिरी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान निर्दोष सिखों की तो ये जो है इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। नानावती शाह आयोग वर्ष 2002 में गठन किया गया, ठीक है, 2 में गठन किया गया। गोधरा कांड और 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में, अगस्त 1978 में पंचायती राज संस्थान। बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 में गठन किया गया और नवंबर 1957 में रिपोर्ट दे दिया इन्होंने, पंचायती राज से संस्थान संबंधित था। GVK राव समिति, ध्यान रखिए, GVK राव समिति 1985 में गठित किया गया, 1986 में रिपोर्ट दे दिया, ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से समीक्षा करने के लिए, मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा। 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी और बहुत अच्छे वो जो है योगी नेता थे। LM सिंघवी समिति 1986 में गठित किया गया। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। थुंगन समिति 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीति और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुझाव दिया गया। गाडगिल समिति 1988 में गठन किया गया इसका, और रिपोर्ट कब दिया कोई जानकारी नहीं है। 1988 में VN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। VM दांडेकर और N रायत समिति 1971 में गठन किया गया। इसके राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित भारत में गरीबी का पहला सुव्यवस्थित मूल्यांकन किया गया। यह ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने कहा था ना, गरीबी और इस सबसे संबंधित अगर है तो महत्वपूर्ण है। डॉक्टर YK अलग समिति 1977 में गठन किया गया, 79 में रिपोर्ट दे दिया इन्होंने। भारत से संबंधित गरीबी के अनुमान से है संबंधित। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहली आधिकारिक गणना और गरीबी रेखा को पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर जारी किया गया था। DT लकड़वाला समिति 1989 में, कभी कभी केवल लकड़वाला समिति लिखा हुआ होता है, 1989 में गठन किया गया, 93 में रिपोर्ट दे दिया। भारत में गरीबी आकलन से संबंधित इसने सुझाव दिया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कैलोरी की खपत के आधार पर की जानी चाहिए। सुरेश तेंदुलकर समिति, कभी कभी केवल तेंदुलकर समिति लिखा होता है, 2005 में गठन किया गया, 9 में रिपोर्ट दिया इन्होंने। गरीबी के आकलन में उपभोगी व्यय में स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए जाने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया। पहले की गरीबी आकलन की प्रणालियों की यह अवधारणा थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय नहीं किया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ करवाना राज्य की जिम्मेदारी थी। इसने गरीबी के आकलन के लिए कैलोरी मानदंडों के बजाय
लक्षित पोषण संबंधी परिणामों का सुझाव दिया, जैसे आप यहां देख सकते हैं डीटी लकड़वाला ने जो किया था। सी रंगराजन समिति 2012 में गठन हुआ, 14 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। गरीबी का आकलन, यह समिति पोषण संबंधी गैर खाद्य आवश्यकताओं पर किए जाने वाले व्यय पर आधारित थी। इसने एक अलग पद्धति का भी उपयोग किया, जिसके अंतर्गत एक परिवार को गरीब तब तक माना जाएगा यदि वह बचत करने में असमर्थ हो। समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग खपत बास्केट की सिफारिश की, जिसमें ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो अनुशंसित मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, वसा और गैर खाद्य पदार्थ जैसे कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन आदि की पूर्ति सुनिश्चित करते हैं। नरसिम्हन समिति, पहली समिति 1991 में गठित की गई, दूसरी 1998 में। बैंकिंग सुधार से संबंधित है। पहली समिति 1991 में सृजित की गई थी और इसे नरसिम्हन समिति 1 के रूप में जाना जाता है, और 1998 में सृजित की गई नरसिम्हन समिति को नरसिम्हन समिति 2 के रूप में जाना जाता है। मैकिन्से ने 1995 में सिफारिश की थी कि एसबीआई के सभी सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय कर दिया जाए, या फिर सभी का विलय करके एक ही इकाई के रूप में बना दिया जाए। किसने? मैकिन्से ने। तारापुर समिति 1997 में। पूंजी खाता परिवर्तनीयता 1997 में। भगवती समिति 1973 में। बेरोजगारी और लोक कल्याण समिति। धारिया समिति नवंबर 1994 में रिपोर्ट दिया, दिसंबर 1995 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधित पीडीएस सिस्टम। एससी शाह समिति, कभी कभी केवल शाह समिति लिखा होता है, 1992 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में सुधार हेतु। अजीत कुमार समिति 2012 में सेना वेतनमान। बिमल जालान समिति नवंबर 2018 में पूंजी बाजार और संरचना के कामकाज पर रिपोर्ट। राधा कृष्णन आयोग 1948 में 1948 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। के संथानम समिति 1962 में सीबीआई की स्थापना संबंधित यह पूछा जाता है, संथानम समिति बराबर। शिवरमन समिति 1979 में नाबार्ड की स्थापना। स्वामीनाथन आयोग 2004 में 2004 में किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए। वाई वी रेड्डी समिति 2001 में आयकर की छूट की समीक्षा। राजीव कुमार समिति 2018 में ओआईएल और ओएनजीसी क्षेत्रों को निजी कंपनियों को बेचने के बारे में राय देने के लिए। सुशील मोदी कमेटी दिसंबर 2018 में राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली जीएसटी राजस्व कमी को देखने के लिए। लोकपाल खोज कमेटी जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 2018 में लोकपाल के लिए नामों की सिफारिश के लिए। शंकर लाल गुरु समिति दिसंबर 2000 में। जून 2001 में कृषि विपणन से संबंधित। सेन गुप्ता समिति 20 सितंबर 2004 में शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित। एनसी सक्सेना समिति अगस्त 2008 में। अगस्त 2009 में रिपोर्ट दिया इन्होंने। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना, गरीबी का आकलन करने संबंधित यह समिति नहीं है, ध्यान रखिएगा, गरीबी का आकलन करने के लिए नहीं है। सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के साथ बीपीएल जनगणना की शुरुआत की थी। हाशिम समिति दिसंबर 2012 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए विस्तृत कार्य प्रणाली की सिफारिश के लिए इसका गठन किया था। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना। करवे समिति 1955 में 1955 में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से करवे समिति का सृजन किया गया था। समिति ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। आबिद हुसैन समिति मई 1988 में 1988 लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र में नीति सुधार। पीआर नायक समिति दिसंबर 1991 में वित्त प्राप्त करने के संबंध में देश में लघु उद्योगों के सामने आने वाली कठिनाइयों की पड़ताल करना। डॉक्टर एसपी गुप्ता मई 1999 में लघु उद्योग क्षेत्र की समीक्षा करने हेतु एसपी गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह। एस कोहली समिति नवंबर 2000 में लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु दिशा निर्देशों में संशोधन की संस्तुति कर उन्हें पारदर्शी एवं गैर विवेकाधीन बनाना। मल्होत्रा समिति 1993 बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। वैद्यनाथन समिति अगस्त 2004 में। दिसंबर 2004 में रिपोर्ट दे दिया इन्होंने। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए। पीसी होता समिति, कभी केवल होता समिति होता है,
लिखा होता है। 2004 में गठन किया गया सिविल सेवा में सुधार संबंधित। राशिद जिलानी कमेटी, फरवरी 1995 में आरबीआई ने श्री राशिद जिलानी की अध्यक्षता में बैंकों के आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण और लेखा परीक्षण प्रणाली की समीक्षा के लिए एक कार्यदल का गठन किया। कैश क्रेडिट सिस्टम के स्थान पर कर्ज लेने के तरीके में संशोधन किया गया। छोर समिति, ठीक है, यहां देखिए छोर समिति 1979 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 1979 में स्वीकृत सीमाओं और उनके उपयोग की सीमा के बीच अंतर के विशेष संदर्भ में और वैकल्पिक सुझाव के देने के लिए हाल के वर्षों में नकद ऋण प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने के लिए श्री के बी छोर की अध्यक्षता में एक और समिति नियुक्त की। ऋण सुविधाओं का प्रकार जो अधिक ऋण अनुशासन सुनिश्चित करें। धानुका समिति 1997 में, फरवरी 1997 सेबी ने न्यायमूर्ति डीआर धनुका सेवानिवृत्त थे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अन्य बातों के साथ साथ सेबी अधिनियम, एससीआर अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम, पूंजी बाजार से संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश थे। नचकेत मोर समिति बहुत ही पॉपुलर है। 2013 में नचकेत मोर समिति के अध्यक्ष नचकेत मोर थे। समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने 2013 में किया। इस समिति को छोटे व्यवसायों, कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं की समिति के रूप में भी जाना जाता है। अगला है पर्सी मिस्त्री समिति। पर्सी मिस्त्री समिति 2007 में गठन रिपोर्ट दिया इन्होंने, गठन की जानकारी नहीं कब किया गया। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ग्रुप के अध्यक्ष श्री पर्सी मिस्त्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने 10 फरवरी 2007 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रेखी समिति 1992 में भारत सरकार ने 92 में एल रेखी की अध्यक्षता में रेखी समिति का गठन किया। प्राथमिक उद्देश्य अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स जो है प्रणाली में सुधारों को सुगम बनाना, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। सप्तर्षि समिति 2002 में गठन किया गया घरेलू चाय उद्योग के विकास के लिए। मिहिर शाह समिति 2015 में 11 सितंबर 2015 को योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष मिहिर शाह के नेतृत्व में मिहिर शाह समिति गठित की गई। उद्देश्य क्या था? जल संसाधनों के इष्टतम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड के पुनर्गठन के लिए सलाह देना। टंडन समिति 1974 में गठित किया गया। 1974 में 1975 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी। टंडन समिति का गठन वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन के उचित अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने, बैंक ऋण के पर्यवेक्षण, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएल टंडन की अध्यक्षता में जुलाई 1974 में इस समिति की स्थापना की। अगस्त 1975 में समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसे कार्यशील पूंजी पर टंडन समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना गया। कुछ अन्य समितियां उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। सी राव समिति कृषि नीति से संबंधित, जीवी रामकृष्ण समिति विनिवेश से संबंधित, रघुनाथ अनंत माशेलकर पैनल स्वच्छ भारत अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकी का सुझाव, केवी कामत पैनल एमएसएमई क्षेत्र की जांच के लिए, कुमार मंगलम बिड़ला रिपोर्ट निगम में संबंधित शासन प्रणाली के लिए, नरेश चंद्रन समिति कारपोरेट गवर्नेंस एविएशन सेक्टर के लिए, राकेश मोहन समिति आधारभूत संरचना के वित्तीयन से संबंधित, डीके गुप्ता समिति दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना, सुंदर राजन समिति खनिज तेल सुधार संबंधित पेट्रोलियम आदि के लिए। पीसी अलेक्जेंडर समिति आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण, तिवारी समिति औद्योगिक रुग्णता संबंधित, बीएन युगांधर समिति राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना संबंधित, नंजुंदप्पा समिति रेलवे किराया भाड़े संबंधित, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना संबंधित, केआर वेणुगोपाल समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण संबंधित, एमजी जोशी समिति दूरसंचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश, नीरज कुमार गुप्ता समिति कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला संबंधित, सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित, हजारी समिति औद्योगिक नीति से संबंधित, रमेश चंद्र समिति नीति आयोग के सदस्य कृषि, गन्ना और चीनी मिलों में ने उद्योग की इस वित्तीय स्थिति और स्थिरता बनाए रखने और
गन्ना किसानों में बकाया को चुकाने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी की दर से जोड़ने की सिफारिश। न्यायमूर्ति ए के माथुर आयोग, 7वें वेतन आयोग संबंधित, वाघुल समिति भारत में मुद्रा बाजार संबंधित, वासुदेवन समिति एनबीएफसी क्षेत्र में सुधार, अरुणा सुंदर राजन समिति दूर संचार क्षेत्र का पुनरुद्धार, चंद्रशेखर समिति उद्यम पूंजी, दवे समिति असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। ए घोष समिति बैंकों में गड़बड़ी संबंधित, के एन काबरा समिति फ्यूचर ट्रेडिंग संबंधित, भूरे लाल समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि संबंधित, आत्रेय समिति आईडीबीआई का पुनर्गठन, बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण, सी बाबू राजीव समिति भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 प्रमुख बंदरगाह अधिनियम 1963 की समीक्षा के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सी बाबू राजीव समिति का गठन किया गया। चंदत्रे समिति की रिपोर्ट, सेबी की प्रतिभूतियों को डिलिस्टिंग पर चंद्रवे समिति नियुक्ति की, जिसने एक्सचेंजों को 3 साल की अवधि के लिए अग्रिम रूप से कंपनियों के से लिस्टिंग शुल्क लेने की सिफारिश की। कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, निगम से संबंधित शासन प्रणाली। मराठे समिति शहरी सहकारी बैंकों संबंधित, इसकी अध्यक्षता एस मराठे ने की। इसे आरबीआई के निर्देशन पर बनाया गया था। इसने 1983 में 1983 में अपनी रिपोर्ट पेश की। माशेलकर समिति भारत की राष्ट्रीय आरवी गुप्ता समिति, इस समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की सिफारिश की। अच्छा, माशेलकर समिति शायद मैं छोड़ दिया है। भारतीय राष्ट्रीय ऑटो नीति पर माशेलकर समिति की रिपोर्ट की थी। सरकार ने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति के बारे में निर्णय लेने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त माशेलकर समिति का गठन किया था। आरबी गुप्ता समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की सिफारिश की थी। नाबार्ड ने आरवी गुप्ता समिति के आधार पर प्रमुख बैंकों के परामर्श से एक मॉडल किसान क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की थी। उदेश कोहली समिति विद्युत क्षेत्र में निधि आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। यूके शर्मा समिति अग्रणी बैंक योजना समीक्षा के लिए। एस एम केलकर समिति 1984 में आरआरबी केलकर पर कार्यरत समूह ने सिफारिश की कि छोटे और गैर आर्थिक आरआरबी को, यानी कि जो ग्रामीण बैंक हैं, को आर्थिक व्यवहार्यता के हित में विलय किया जाना चाहिए। आईटी वाज समिति ऋण देने की विधि, उधारकर्ता का योगदान कार्यशील पूंजी के अंतर के बजाय कुल मौजूदा परिसंपत्तियों का 25% होना चाहिए। वाज समिति के अनुसार उधार देने की विधि अब उधारकर्ताओं के लिए लागू होगी जो केवल 100 लाख रुपए या उससे अधिक की सीमा से परे कार्यशील पूंजी निधि का लाभ उठाते हैं। कुछ आयोग, वर्ष, गठन उनका और उद्देश्य। कपूर आयोग 1966 में कपूर आयोग मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की साजिश में भारत के मैसूर की जांच का एक आयोग था। भारत के मैसूर की जांच का एक आयोग था। मैसूर नहीं होगा, भारत का मशहूर होना चाहिए यहाँ जांच आयोग का। खोसला आयोग 1970 में सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच के लिए गठित किया गया। मंडल आयोग 1979 में मंडल आयोग का गठन वर्ष 1979 में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से किया गया था। आयोग का नेतृत्व भारतीय बीपी मंडल द्वारा किया गया था। मुखर्जी आयोग 1999 में सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच करने के लिए। नरेंद्रन आयोग, ध्यान रखिए इसमें देखिएगा, एक बार सुभाष जी की जांच के लिए खोसला आयोग बना, एक बार फिर मुखर्जी आयोग बना। अब देखिए कब कब होगा। नरेंद्रन आयोग फरवरी 2000 में केरल सरकार भारत द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग था जो राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता या अन्यथा पर अध्ययन और रिपोर्ट के लिए था। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 में चुनावी कानूनों में बदलाव का सुझाव देना। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग श्री रंगनाथन मिश्र आयोग 2004 में सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का आधार तय करने के लिए विस्तृत जांच और उनके कल्याण के उपाय सुझाने हेतु राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। यूसी बनर्जी आयोग 2002 में गोधरा कांड और 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए। थक्कर आयोग 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या की जांच के लिए। फुक्कन आयोग 2003 में तहलका टेप विवाद के मद्देनजर भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच करने के लिए। उपेंद्र आयोग 2004 में थांगजाम मनोरमा देवी के कथित बलात्कार और हत्या की जांच के लिए। शाह आयोग 1977 में यह आपातकाल जब 677 में
जो है समय की गई ज्यादतियों की जांच के लिए बनाया गया। भारत के पूर्व न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में किया गया था। लिब्राहम आयोग 1992 में, लिब्राहम आयोग, लिब्राहम अयोध्या जांच आयोग 1992 में अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद के विनाश की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक लंबे समय से चल रही जांच थी। अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.एस. लिब्राहम के नेतृत्व में की गई। ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो लिब्राहम आयोग को बिल्कुल याद रखिएगा, यह पूछ जाने की प्रबल संभावना है। उसके बाद एक कालेलकर आयोग है 1953 में, समाज के वंचित वर्गों को बढ़ावा देने और उत्थान के लिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अगस्त 1993 में इसकी स्थापना की गई। इससे पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। नौकरी में आरक्षण के लिए पिछड़े रूप से अधिसूचित समुदायों की सूची में शामिल और बहिष्करण पर विचार करना और ऐसे मामलों पर केंद्र सरकार को आवश्यक सलाह देना। राष्ट्रीय मवेशी आयोग भारत में मवेशियों की स्थिति में सुधार के तरीकों की सिफारिश करने के लिए अगस्त 2001 में। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग की संविधिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को सुकर बनाने, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में की गई। जनवरी 1992। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अक्टूबर 2003 में पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया। राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार और अवरोध व्यवहार अधिनियम 1969, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट जिसे एमआरटीपी एक्ट को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। दूरसंचार आयोग दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं से और समस्याओं के हल के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 2018 के संकल्प के तहत दूरसंचार आयोग को डिजिटल संचार आयोग के रूप में फिर से नामित किया गया। अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनसीएस आंकड़ों के संग्रह के बारे में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए जून 2005 में भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन जून 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिश के तहत किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई भारत का चुनाव आयोग भारत सरकार के कानून न्याय मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान द्वारा देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। जनवरी 1950 में भारत का विधि आयोग समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानून में सुधार करना 1834 में। मुख्य श्रम आयुक्त श्रम कानूनों अन्य श्रम संबंधी मुद्दों को लागू करने के लिए अप्रैल 1945 में। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए समय समय पर गठित आयोग है। नवंबर 1951 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना 2003 में भारत की नीति और कानून और भारत के वनों पर उनके प्रभाव की समीक्षा और आकलन करने के लिए की गई थी। 2003 में केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण, उपयोग के लिए योजनाओं का प्रबंधन करना 1945 में। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नीतियों और कार्यक्रम तैयार करना, उन्हें लागू करना, इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संचालन करना। 1981 राष्ट्रीय बाढ़ आयोग देश में बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं के लिए एक समन्वित एकीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। 1976 भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग जीआरसी भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने, सबसे प्रभावी संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने के लिए संपर्क बनाए रखना। 1972 खादी ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ग्रामीण क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना, विकास में योजना बनाना, बढ़ावा देना, संगठित करना, सुविधा प्रदान करना, सहायता करना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। 1956 कर्मचारी चयन आयोग एसएससी केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों के विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना। नवंबर 1975 में
प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी भारत की लोक प्रशासन प्रणाली संबंधित सिफारिशें देना। जनवरी 1966 एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई। प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को नियुक्त की गई थी, 1966 को। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करना 1 अक्टूबर 1926 को, 1926। साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, समावेशन आदि पर अधिकारियों की नियुक्ति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसे आप यूपीएसएससी के नाम से जानते हैं, राज्य संगठन है। विभिन्न ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत है। यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसका गठन नवंबर 1999 में किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की विभिन्न सिविल सेवाओं में प्रवेश स्तर की व्यवस्था के लिए सिविल सेवा परीक्षा को निर्देशित करने के लिए अनुमोदित राज्य संगठन है। प्रदेश स्तर प्रवेश नहीं। संगठन के चार्टर को भारत के संविधान द्वारा अनुमति दी गई, 19 अप्रैल 1937। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अक्टूबर 2005 में स्थापना किया गया। व्यथित व्यक्तियों में से शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच करना। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, केंद्रीय विजिलेंस कमीशन, केंद्र सरकार के अधिकारियों, समितियों, निगमों, केंद्र सरकार के स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अपराधों का पता लगाने, जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसे 1964 में 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाया गया। फरवरी 1964। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग भारत में परमाणु ऊर्जा संबंधित गतिविधियों की देखरेख के लिए अगस्त 1948 में। कृषि लागत मूल्य आयोग सीएसीपी भारत सरकार की विकेंद्रीकृत एजेंसी है। इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था पहले। किसानों को सार्थक वास्तविक आय प्रदान करना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नई तकनीक अपनाने में मदद करना, जनवरी 1965। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अक्टूबर 1993। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए धन का वितरण, विश्वविद्यालय शिक्षा मानकों को बनाए रखना। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण, रखरखाव का आरोप लगाया जाता है। नवंबर 1956। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएसटी अनुच्छेद 338 ए अन्य बातों के साथ एनसीएसटी को संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत सरकार को किसी अन्य आदेश के तहत एसटीज को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों को कार्यान्वयन की निगरानी करने और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करने की शक्ति प्रदान करता है। फरवरी 2004। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग असंगठित क्षेत्र में उद्यमों का सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए सितंबर 2004 में इसका गठन किया गया। अब देखते हैं कुछ और समितियां, जैसे ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति। ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति का गठन जनवरी 2022 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया। अध्यक्षता पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव तरुण कपूर ने किया। देश के ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापीय ज्वार जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 2070 तक भारत को अपना शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए समिति का गठन किया गया। एक ऊर्जा संक्रमण रोड मैप 6 महीने के भीतर बनाने के लिए। गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए सरकार ने समिति गठित किया। ठीक है, यह समिति सरकार ने फरवरी 2023 में गेहूं की फसल पर तापमान वृद्धि प्रभाव को निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र एनएफसी ने कहा, मध्य प्रदेश को छोड़कर प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान पिछले 7 वर्षों से अधिक रहा। मौसम विभाग ने गुजरात, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित समिति बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 की
जांच के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति में केवल एक महिला प्रतिनिधि सहित कुल 31 सदस्य शामिल हैं। कुल 31 सदस्यों में टीएमसी के सांसद सुष्मिता देव समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि हैं। सुप्रीम कोर्ट परिषद की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए समिति का गठन। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एक्सेसिबिलिटी को विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रभावशाली तैयार करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार करने के लिए जारी करने का व्यापक अधिकार दिया गया। भौतिक कार्यात्मक पहुंच की जांच करने के लिए शीर्ष अदालत ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया, जिसमें उन्हें विकलांग लोगों के अनुकूल बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एक्सेसिबिलिटी को विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार करने और जारी करने का व्यापक अधिकार दिया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.जे. वजीफदार की अध्यक्षता में कारपोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति गठन की गई। अधिग्रहण संहिता की आखिरी समीक्षा 2009 में अच्युतन समिति द्वारा की गई थी। ध्यान रखिए, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती समिति की सिफारिश पर 1997 में संशोधन किया गया था। कारपोरेट अधिग्रहण पर 2009 की अच्युतन समिति सिफारिश पर सेबी द्वारा 2011 में संहिता में पुनः संशोधन किया गया था। इस पहल का मकसद उचित वैश्विक व्यवहार को अपनाकर मौजूदा नियमों को सरल और मजबूत बनाना। स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में आयोजित स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। मनरेगा में सुधार के लिए समिति गठन। अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता वाली यह समिति अक्टूबर 2022 में गठित की गई थी, जो जनवरी 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट फरवरी में संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट के पहले आएगी। स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति। नवंबर 2022 में 15 सदस्यीय समिति का गठन 2 वर्ष की अवधि के लिए राकेश जोशी की अध्यक्षता में किया गया है। इस उद्देश्य देश में सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा के लक्ष्य को हासिल करना है। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु समिति। उच्च शैक्षिक संस्थानों के मूल्यांकन मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने आईआईटी कानपुर के शासक मंडल के चेयरमैन और आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सीके मिश्रा की अध्यक्षता में सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने 3 अक्टूबर 2022 को आईएफएससीए के अध्यक्ष को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव सीके मिश्रा ने किया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने 3 अक्टूबर 2022 को आईएफएससीए के अध्यक्ष को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जीव परिवर्तन मंत्रालय, सरकार की पूर्व सचिव सीके मिश्रा ने किया है। किरीट पारिख समिति। भारत में गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किरीट पारिख पैनल ने 30 नवंबर को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1 जनवरी 2026 तक भारत में गैस की कीमतों का नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश की कि भारत में पारंपरिक क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस का पूरी तरह से मुक्त और बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण होना चाहिए, जो भारत में उत्पादित कुल प्राकृतिक गैस का 70% से अधिक है। डिजिटल प्रतियोगिता अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन। 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता का विश्लेषण करने, 3 महीने के भीतर एक डिजिटल प्रतियोगिता अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए एक 16 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज गोविल करेंगे। मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व समिति का गठन। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी 7 सचिवों सहित अन्य अधिकारियों वाली एक शीर्ष समिति का नेतृत्व करेंगे। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य देश की प्राथमिकताओं को साझा समझ के साथ भारतीय लोकाचार में निहित एक सक्षम लोक सेवक बनाना, प्रभावी कुशल सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के लिए सामंजस्य बनाना है, स्थापित करना है। रो और रो पैक्स फेरी के सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों पर मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन। रोल ऑन रोल ऑफ बोला जाता है इसे। रो का अर्थ हुआ रोल ऑन रोल ऑफ। इसमें क्या होता है, जैसे 2 नदियों के बीच का एक घाट है मान लीजिए, और इधर से जाना और उसके बाद किसी फेरी को इधर आना, ये रोल ऑन रोल ऑफ बोला जाता है।
सागरमाला के तहत मंत्रालय ने गुजरात में घोघा हजीरा, महाराष्ट्र में मुंबई मांडवा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा शुरू की। इस सेवा ने स्वच्छ पर्यावरण लोक कल्याण में योगदान देने के लिए अभी तक 24.15 लाख से अधिक यात्रियों, 4.58 लाख कारों, 36.3 हजार ट्रकों का परिवहन किया। सार्वजनिक निजी हितधारकों से मिले सुझाव देखते हुए समुद्री तट रेखा पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की स्थापना, सेवाएं देने के विजन के साथ मंत्रालय ने अब एक दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन की अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति को रो रो और रो पैक्स फेरी सेवा के संचालन के लिए संशोधित मसौदा दिशा निर्देश तैयार करना है। लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रोजगार के संरक्षण के लिए उच्चाधिकार समिति। उच्चाधिकार समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर, सांसद जामयांग तेसेरिंग नांग्याल, लेह और कारगिल पर्वतीय परिषदों के अध्यक्ष, लेह कारगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी शामिल हैं। लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रोजगार के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। समिति ने 17 सदस्य होंगे समिति में, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी करेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन। सदस्य के रूप में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के WFI प्रमुख विजयभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। भारत नार्वे संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक। शिक्षा मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा पर भारत नार्वे संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक की मेजबानी की। बैठक की सह अध्यक्षता नीता प्रसाद, संयुक्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शिक्षा मंत्रालय भारत, और एनी लाइन बोल्ड, महानिदेशक, शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय नार्वे ने की। 25 अप्रैल 2022 को भारत और नार्वे के बीच हस्ताक्षरित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते ज्ञापन के कार्यान्वयन की निरीक्षण के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC। अक्टूबर 2022 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय राज्य स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति का आयोजन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-25 को लागू करने के लिए सरकार के विभिन्न विंग के बीच समन्वय के लिए गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहयोग नीति के प्रारूपण के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की। श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2022 को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय समिति बनाई। केंद्र सरकार ने सितंबर 22 में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य VK पाल के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, ताकि फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन प्रथाओं को विनियमन करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार किया जा सके। समिति को 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी है। सेबी ने 15 सदस्यीय FPI सलाहकार समिति का गठन किया। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी जिसे आप कहते हैं, अगस्त 22 में देश में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों FPI के एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। FPI सलाहकार समिति FAC की अध्यक्षता पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यम ने किया। इसमें 14 अन्य सदस्य शामिल हैं। विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी RBI का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत और मॉरिशस के बीच SME सहयोग पर संयुक्त समिति की 3री बैठक। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए नई दिल्ली में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मॉरिशस के व्यापार उद्यम सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख संयुक्त समिति की 3री बैठक आयोजित 25 अगस्त 2022 की गई। भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन राज्य मंत्री श्री जहीद फारूक कर रहे थे। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल में जल संसाधन उप मंत्री श्री AKM इनावुल हक समीमी भी शामिल थे। इस बैठक का महत्व इसलिए है क्योंकि 12 वर्षों के अंतराल के बाद इसका आयोजन किया गया। हालांकि इस दौरान संयुक्त नदी आयोग के प्रारूप के तहत दोनों पक्षों के बीच तकनीकी बातचीत चल रही है। इस बैठक के पहले दोनों पक्षों के जल संसाधन सचिवों के स्तर पर एक बैठक 23 अगस्त 2022 को हुई थी। राइट टू रिपेयर पर समग्र प्रारूप विकसित करने के लिए समिति का गठन। इस संबंध में विभाग में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई उपभोक्ता कार्य विभाग की
अपर सचिव श्रीमती निधि खरे ने की। समिति की पहली बैठक 13 जुलाई 2020 को हुई, जिसमें राइट टू रिपेयर के लिए अहम सेक्टरों की पहचान की गई। इसमें खेती उपकरणों, मोबाइल फोन, टैबलेट, उपभोक्ता सामान, मोटर वाहन उपकरणों में सुधार करने तथा उन्हें दुरुस्त करने के अधिकार के तहत चिन्हित किया गया। केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, जिसे आप कहते हैं, प्रणाली को मजबूत करने के लिए समिति का गठन किया। सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के दौरान इस तरह का एक पैनल स्थापित करने का वादा करने के 8 महीने बाद जुलाई 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर एक समिति गठन किया। समिति के अध्यक्ष पूर्व सचिव कृषि सचिव संजय अग्रवाल हैं। समिति व्यवस्था को और प्रभावी और पारदर्शी बनाकर किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के तरीकों पर गौर करेगी। IAMAI का सामना के लिए किए गए मुद्दों का अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया। उद्यम पूंजी, सार्वजनिक नीति परामर्श, हितधारक जुड़ाव, पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि पर काम करेगी। सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की ऑपरेटिंग पार्टनर्स विकास अग्निहोत्री ने नवगठित समिति की अध्यक्षता की। म्यूचुअल फंड पर सेबी सलाहकार समिति का पुनर्गठन। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी, जिसे आप कहते हैं, ने म्यूचुअल फंड पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। 25 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट ने किया। इससे पहले पैनल में 24 लोग शामिल थे। समिति का मिशन म्यूचुअल फंड विनियमन विकास से संबंधित समस्याओं पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को सलाह देना है। सुप्रीम कोर्ट ने NSEL डिफॉल्टरों के आदेशों को निष्पादित करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन डिफॉल्टरों के पैसे की वसूली के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह समिति उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जिसे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड NSEL, जान लेंगे, नेशनल स्पॉट है, स्टॉक नहीं है, से मनी डिक्री प्राप्त की। सेबी ने 18 सदस्यीय माध्यमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। नियामक की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार 18 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता अब सेबी के पूर्णकालिक सदस्य जी महालिंगम करेंगे। इससे पहले पैनल में 17 सदस्य थे। अध्यक्षता सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच कर रही थी। बाजार सुरक्षा, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए पूंजी बाजार नियामक को सिफारिशें करना। सेबी ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों के लिए सलाहकार समिति का गठन किया। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण, सामाजिक शासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता HDFC म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नवनीत मुनोत करेंगे। RBI ने बैंकों में NBFC में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो ने मई 2022 में RBI विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए RE में ग्राहक सेवा की स्थिति, ग्राहक सेवा नियमों की पर्याप्तता की जांच समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति का जनादेश ग्राहक सेवा में सुधार उपायों का सुझाव देना भी है। अंतर राज्य परिषद की स्थायी समिति। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्ष के रूप में अंतर राज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया। अंतर राज्य परिषद जो देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, समर्थ करने के लिए काम करती है, को प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्ष सभी राज्यों के मुख्यमंत्री 6 केंद्रीय मंत्रियों के सदस्य के रूप में पुनर्गठित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों में प्रबंधन के लिए प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की। 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय खेल संहिता आदर्श दिशा निर्देशों के अनुरूप इसके संविधान को अपनाने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश AR दवे की अध्यक्षता में प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की। प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति में पहले 2 सदस्य पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दवे के अलावा भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली भी होंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन। उत्तराखंड सरकार के राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई, जो वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख हैं, समिति की प्रमुख हैं। समिति के अन्य सदस्यों में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल हैं। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के शासन
को मजबूत करने के लिए पैनल का गठन किया। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य जी महालिंगम की अध्यक्षता में समिति ने एमआईआई स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी क्लियरिंग कॉरपोरेशन और इसके केएमपी के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को निगरानी के लिए प्रभावी मैट्रिक्स विकसित करने के उपाय सुझाव। नियामक ने अप्रैल 2022 में मौजूदा शासन ढांचे की समीक्षा करने, एमआईआई में शासन मानदंडों को और मजबूत करने के लिए सिफारिशें करने की समिति का गठन किया। आईटी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर मिशन को चलाने मार्गदर्शन करने के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर उपाध्यक्ष हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार के 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन को चलाने मार्गदर्शन के लिए 17 सदस्यीय सलाहकार समिति की घोषणा की है। किसान कल्याण मंत्रालय ने एक 29 सदस्यीय समिति का गठन जुलाई 2022 में संजय अग्रवाल समिति के नाम से किया गया, जो न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य एमएसपी को और अधिक प्रभावी पारदर्शी बनाने, शून्य बजट आधारित खेती के संवर्धन के तरीके की समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निगरानी समिति का पुनर्गठन किया। समिति में पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त 12 विशेषज्ञ शामिल थे। पर्यावरण वन मंत्रालय के महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल अब विशेषज्ञ समिति के प्रमुख हैं, जिसकी अध्यक्षता पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू कर रहे थे। सेबी ने अपनी मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट पुनर्गठन किया। सेबी ने अप्रैल 2022 में बाजार डेटा पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया, जो प्रतिभूति बाजार डेटा पहुंच, गोपनीयता जैसे क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत उपायों की सिफारिश की। पैनल की अध्यक्षता अब एस साहू, पूर्व अध्यक्ष इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करेंगे। पैनल में अब 21 सदस्य होंगे। 20 सदस्य समिति की अध्यक्षता पहले सेबी की पूर्णकालिक सदस्य माधवपुरी बुच कर रही थी। निपटान आदेशों अपराधों के प्रशमन पर उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति फरवरी 2022। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने नवीनतम अपडेट के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जज नारायण पटेल की अध्यक्षता वाली समिति। पैनल की अध्यक्षता पहले बॉम्बे के उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय सी डागा ने की थी। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण सदस्य 20 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति। केंद्र सरकार ने केन बेतवा नदी को जोड़ने के परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन किया। एसपीवी का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव रैंक के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। इसने 20 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति की गठन किया, जो कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव वर्तमान में पंकज कुमार जी करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच हेतु 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चूक के मामले में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नेतृत्व कौन कर रहा है? कैबिनेट सचिवालय के सुधीर कुमार सक्सेना जी। इससे ज्यादा इसमें पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। बाकी इसके विषय में आप जानते होंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, पूछे जाने की संभावना कम है। सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति पुनर्गठन 30 दिसंबर 2021। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। सेबी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर, पूर्व चेयरपर्सन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडियन एस साहू को पैनल हेड के रूप में नियुक्त किया। इससे पहले इस पैनल का नेतृत्व सेबी के पूर्णकालिक सदस्य माधवीपुरी बुच ने किया था। समिति का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार डेटा एक्सेस, गोपनीयता जैसे क्षेत्रों से संबंधित माप करना है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 21 की जांच गठित संसदीय स्थायी समिति में 2021 की जांच गठित समिति दिसंबर 2021 में रिपोर्ट दिया। केवल एक महिला प्रतिनिधि सहित कुल 31 सदस्य हैं। इससे पहले रिपीट हो रही है, इससे पहले हमने देख लिया है इसके बारे में। सतत धन प्रवाह पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन। आईएफएफसीए ने आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के अपने प्रयास के तहत सतत वित्त हब के निर्माण के प्रस्ताव की सिफारिश करने, उसके लिए रोड मैप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति एक्सपर्ट टीम का गठन किया। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता भारत सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में पूर्व सचिव श्री सीके मिश्रा ने किया। समिति में स्थायी वित्त स्पेक्ट्रम के नेता शामिल हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, मानक सेटिंग निकाय, फंड, शिक्षा परामर्श भी शामिल है। 4 उच्च सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन 2021 में। सेबी ने 4 सदस्यीय निपटान आदेशों अपराधों के कंपाउंडिंग पर उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय सी डागा होंगे। समिति के विचारार्थ विषय
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड निपटान कार्रवाई विनिमय 2018 के अनुसार होंगे। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन अक्टूबर 2021। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान एनएससी के अध्यक्ष, शिक्षा राज्य मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी उपाध्यक्ष होंगी। निपुण भारत को स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। एनयूई लाइसेंसिंग पर समिति गठित सितंबर 2021। भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ने नई अम्ब्रेला नीति लाइसेंस के आवेदनों की जांच करने के लिए और इस पर सिफारिश देने के लिए एक समिति का गठन किया। श्री पी वासुदेवन इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता किया। एनयूई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपना स्वयं का भुगतान बुनियादी ढांचा स्थापित करेंगे। एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन सितंबर 2021। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, जिसे आप जानते हैं, व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। पूर्व सांसद बैजयंत पांडा समिति के अध्यक्ष हैं। 15 सदस्यीय समिति में क्रिकेटर एमएस धोनी, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी सदस्य होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति सितंबर 2021 में गठित। शिक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 21 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। कस्तूरी रंगन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के लिए मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी, जिसने एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का विकास की सिफारिश की। आखिरी बार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में विकसित की गई थी। पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति की गठन सितंबर 2021। 2 सितंबर 21 को सूचना प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा, उनमें उपयुक्त बदलावों की सिफारिश करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध पत्रकार प्रसार भारती के सदस्य श्री अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना जुलाई 21। केंद्र सरकार ने डालमिया भारत समूह के सीएमडी पुनीत डालमिया के अधीन सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया। परिषद कचरे को समाप्त करने, अधिकतम उत्पादन हासिल करने, गुणवत्ता को बेहतर करने, लागत घटाने, उत्पादों मानकीकरण के उपाय सुझाएगी। डीपीआईआईटी किया 9 सदस्यीय पैनल का गठन। केंद्र सरकार ने डिजिटल वाणिज्यिक के लिए एक ओपन नेटवर्क ओएनडीसी के विकास के लिए 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया। डिजिटल एकाधिकार को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा घोषित 9 सदस्यीय टीम में नंदन नीलेकणी और आर्य शर्मा शामिल हैं। IFSCA यह क्या है? निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति का गठन कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक नीलेश शाह की अध्यक्षता में किया गया। यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की समग्र रूप से समीक्षा करेगी। IFCA को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में फंड के उद्योग के रोडमैप पर सिफारिश करेगी। IFSCA की स्थिति गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। यह स्थायी बाह्य सलाहकार समिति। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मार्च 21 को सार्वभौमिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों के आवेदन के मूल्यांकन हेतु एक स्थायी बाह्य सलाहकार समिति का गठन किया है। मार्च 2021 समिति में 5 सदस्य होंगे। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ अध्यक्ष होंगे। पैनल का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन मार्च 21 में। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नेतृत्व जिसका प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे। उच्च स्तरीय समिति 8 मार्च 21 को अपनी पहली बैठक की। इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, जो महत्वपूर्ण है उत्सव 12 मार्च 21 को 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू किया जाना प्रस्तावित है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वें वर्षगांठ है। समारोह आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की विशेषज्ञ समिति के गठन मार्च 2021 में। समिति के अध्यक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के के मित्तल ने किया। योजना को 21-22 से शुरू होने वाले अगले 4 वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया है। 1 अप्रैल 2021 से शुरू। उद्देश्य क्या है? अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पादन परीक्षण, बाजार में प्रवेश, व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सेबी ने निवेशक संरक्षण शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया फरवरी 2022 में। सेबी ने जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण शिक्षा कोष पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। IPEF पर सलाहकार समिति 8 सदस्यीय समिति है, जो सेबी के पूर्व
पूर्णकालिक सदस्य जी महालिंगम को अपना नया अध्यक्ष बनाएगी। वैकल्पिक निवेश समिति नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन। समिति के अध्यक्ष इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी कई मुद्दों पर सलाह देती है जो वैकल्पिक निवेश कोष स्पेस के आगे के विकास को प्रभावित करते हैं। वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का गठन मार्च 2015 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का किया गया पुनर्गठन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे के लिए प्रतिपूरक वनीकरण अन्य शमन उपायों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जिसे कहा जाता है द्वारा स्वतंत्र 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि संरक्षण के लिए एक समिति का गठन रिपीट हो रहा है। इससे पहले ये पूछा जा चुका है, ठीक है, मतलब यहाँ बताया जा चुका है, आप देख सकते हैं। IRDI स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल गठित, यह भी बताया जा चुका है पीछे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इसमें अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। और समिति का कार्यकाल क्या है? 1 वर्ष का है। तो इसे आप देख सकते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उनको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, यहीं इसको अच्छे से पढ़ के जो जरूरी हो आप नोट्स बना सकते हैं। केंद्र ने पर्यावरण समिति की अध्यक्षता में AIPA समिति का किया गठन। केंद्र सरकार वैश्विक समझौतों के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पेरिस समझौते कार्यान्वयन हेतु एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया। 17 सदस्यीय समिति में केंद्र सरकार ने 13 प्रमुख मंत्रालयों के सदस्य शामिल हुए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सचिव RP गुप्ता इस समिति के प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त सचिव रविशंकर प्रसाद उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। AIPA उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रक्रिया पैदा करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन। ध्यान रखें, मैंने बोला था ये 3 समितियां हो गई, ठीक है, आप ऊपर जाके देख लीजिएगा। इनके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिसंबर 2020 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 में शुरू होने वाले 1 साल के स्मरणोत्सव के लिए गतिविधियों को देखरेख करेगी। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। वर्ष को स्मरणोत्सव श्रद्धांजलि वर्ष और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के लिए आभार के रूप में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहां समाप्त कर रहे हैं। आशा करता हूं आप सबके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि हम इस तरह की लाभकारी वीडियो आपके लिए बराबर बनाते रहें, लेके आते रहें। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का ऐसे मटेरियल तक पहुंच हो या फिर आप बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हैं। मैं जानता हूं इस तरह के कोर्सेज, ये चीजें खरीदने के लिए आपको 5 से 6 हज़ार तक पे करना पड़ता है, लेकिन हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। तो एक छोटी सी डिमांड आपसे रहती है, प्लीज सब्सक्राइब किया करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिए।